यूपी विधानसभा का मानसून सत्र देखिए आज से शुरू होने जा रहा है और सत्र में कई अहम अध्यादेश भी पेश किए जाएंगे। हम चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे अहम अध्यादेश हैं जिन्हें आज पेश करेगी योगी सरकार, इसको लेकर जानकारी दे दर्शकों को। बिल्कुल मनीषा, आज जब विधानसभा का सत्र 11 बजे शुरू होगा उसके पहले अभी लोक भवन में, विधानसभा के बगल में जो लोक भवन बिल्डिंग है वहाँ पे विधानमंडल दल की बैठक मुख्यमंत्री द्वारा ली जा रही है। वहाँ से निकलने के बाद मुख्यमंत्री अब विधानसभा आएंगे। 10:30 बजे वो मीडिया से रूबरू होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। सत्र को लेकर विपक्ष से सहयोग की बातें और किन किन मुद्दों पर योगी सरकार बजट को कैसे फेस करेगी, इसको लेकर वो मीडिया से रूबरू होंगे। उसके बाद 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा। हालांकि सत्र की शुरुआत होगी और आज कैंडोलेंस की संभावना है कि जो पूर्व में दिवंगत हुए हैं विधायक, उनको लेकर आज सत्र कैंडोलेंस कर दिया जाए। और कल मानसून सत्र में विधानसभा का अनुपूरक बजट योगी सरकार द्वारा पेश किया जाएगा, जो तकरीबन 25,000 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। और उम्मीद की जा रही है कि धर्म, आस्था, परिवहन, ऊर्जा, महिला और युवा, इनको लेकर इस बजट में खास बातें देखने को मिल सकती हैं। अध्यादेशों की बात करें तो जो बार बार पेपर लीक हो रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से सरकार बैकफुट पे आ जा रही थी, उसको लेकर के 1 करोड़ रुपए का जो जुर्माने का प्रावधान, बुलडोजर की कार्रवाई, आजीवन कारावास, NSA रासुका के तहत कार्रवाई की जो बातें योगी सरकार द्वारा की जा रही थी, कल उसकी भी संभावना है कि वो भी अध्यादेश पेश किया जा सके। और योगी सरकार अन्य बिंदुओं पर खास करके लॉ एंड ऑर्डर को, सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर ज़्यादा फोकस करते हुए इस बजट में भी दिखाई दे सकती है। बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए 30 जुलाई को अनुपूरक बजट योगी सरकार द्वारा पेश किया जाएगा और ऐसे में आपने भी ये जानकारी दी कि कई ऐसे अहम अध्यादेश हैं जिनको आज पेश किया जाना है और लागू किया जाना है। ऐसे में आप सपा की तैयारियों को किस तरह से देख रहे हैं? सपा के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो वो सदन में उठा सकते हैं? मनीषा, अगर सपा की तैयारियों की बात करें तो लोकसभा के चुनाव में जिस तरह की एक जीत मिली है समाजवादी पार्टी को, वैसे में उनका हौसला बढ़ा हुआ है। और वैसे तो लोकसभा का जो चुनाव था वो जीती हुई पार्टी हारी हुई दिख रही है और हारी हुई पार्टियां जीती हुई दिख रही हैं, इस तरह का व्यवहार भी दिख रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का भी जो व्यवहार है इस बार और ज़्यादा उग्र दिखाई दे सकता है। उग्र से आसे जिस तरह से तख्तियां लेकर नारेबाजी राज्यपाल के अभिभाषण में भी पूर्व समय में समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा की जाती है, वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अभी कुछ देर में समाजवादी पार्टी के भी विधायक आने शुरू होंगे, तो ऐसी संभावना दिख रही है कि विपक्ष पूरी तरह से सदन को हंगामेदार रखेगा, अपनी बातों को मजबूती से करते हुए दिखाई देगा। महंगाई की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, पेपर लीक की बात कर लें, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, ये मुख्य मुद्दे होते हैं। और ख़ास करके लॉ एंड ऑर्डर की जब बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाती है तो खास करके आजम खां, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की बातें सामने लाई जाती हैं कि इन पे सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा। तो इन सब बातों को लेकर सदन हंगामेदार हो सकता है। हालांकि इस बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे हैं, अखिलेश यादव नहीं है। तो ये भी देखना होगा कि माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी को किस तरह से बांध कर रखते हैं और उनका रुख क्या होता है। सरकार से सवाल जवाब करना अपनी जगह होता है, लेकिन जब सदन हंगामेदार हो जाती है तो जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा, भारतीय जनता पार्टी इनसे कैसे निपटेगी, ये देखना होगा कि जब सत्र की शुरुआत हो तो समाजवादी पार्टी पिछली बार की तरह ही तख्तियां लेकर और हंगामेदार नारेबाजी के साथ सदन में प्रवेश करते हैं, या इस बार का माहौल कुछ अलग दिखाई देता है। बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए जब भी सदन की कार्यवाही हमेशा देखने को मिलती थी तो ये देखने को मिलता था कि देखिए जो अखिलेश यादव हैं वो हमेशा से ही तीखे प्रश्न दागते हुए सरकार पर नजर आते थे। तो क्या इस बार माता प्रसाद पांडे की भूमिका को भी इसी तरह से समझा जाए? किस तरह से देख रहे हैं उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? मनीषा, अगर माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष के तौर पे बात की जाए तो उनका अखिलेश यादव से भी ज़्यादा पॉलिटिकल अनुभव है। 5 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और पूर्व समय में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे में अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि एक लंबा अनुभव है। हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए स्वास्थ्य कारणों की एक बात सामने आती है कि बहुत ज़्यादा अब वो स्वस्थ नहीं रहते हैं। ऐसे में एक चुनौती उनके सामने होगी कि अगर विपक्ष सदन को हंगामेदार करना
करना चाहता है तो उसमें वो कितना सहयोग कर पाते हैं या अपने नेताओं को कैसे समायोजित कर पाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल अनुभव, एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए तो माता प्रसाद पांडे के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का चलाना उनके लिए बहुत आसान होगा। बिल्कुल राघवेंद्र, बीते दिनों जैसा कि यूपी की सियासत में बहुत से फेरबदल देखने को मिले हैं और बहुत से उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो हमेशा से ही सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ नजर आया है। क्या उसकी कुछ बानगी भी देखने को मिलने वाली है इस विधानसभा के मानसून सत्र में, या पूरा सत्ता पक्ष एकजुट नजर आएगा एक मंच पर? बेशक मनीषा, अगर हम बात कर लें, अगर विपक्ष की बात कर लें समाजवादी पार्टी की ही, तो जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में इनके नेता बागी हुए और अभी कुछ दिन पहले पल्लवी पटेल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली थी। इसके अलावा जिस तरह से राकेश पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह समाजवादी पार्टी से किनारा करते हुए क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ की, तो देखना होगा चूँकि इन माननीयों की सदस्यता अभी खत्म नहीं हुई है, तो सपा के लिए चुनौती होगी कि ये इन नेताओं को कैसे सहायती है। और दूसरा जो एक उठापटक चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो दिखाई दे रहा था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार इसका खंडन करते हैं कि कहीं से भी ऐसी कोई बातें नहीं है, संगठन की तरफ से भी इसका खंडन किया जा सकता है। लेकिन कुछ मीडिया घरानों में जिस तरह की खबरें चल रही थी योगी को लेकर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान जिस तरह से आते थे, इसके अलावा सुभाषपा के ओपी राजभर का भी बयान जिस तरह से आया, एक दो जो विधायक हैं, रमेश मिश्रा की बात कर लें या अभी कानपुर के मैथिली की बात कर लें, तो जिस तरह के इन लोगों के बयान आए, ऐसे में लगता था कि सरकार को अस्थिर किया जा रहा है, कहीं आपस में दुराव है, मनमुटाव है। लेकिन इन सारी बातों का खंडन करते हुए जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार आचार संहिता के बाद से लगातार संगठनात्मक बैठक, सरकार के कैबिनेट और सरकार के कार्यक्रम, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाना, उनका निरीक्षण करना और जो भी प्रभावित लोग थे उनको सुविधाएं मुहैया कराना, तो सरकार अपना काम करते हुए दिखाई दे रही थी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं होते थे, समीक्षा बैठकों में शामिल नहीं होते थे, बार बार वो दिल्ली में दिखाई देते थे, तो लगता था कि कुछ मनमुटाव है। लेकिन अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किसी तरह का मनमुटाव दिखाई नहीं दे रहा। जी मनीषा। ठीक है, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जिसके हंगामेदार होने के पूरे आसार बने हुए हैं, जिसको लेकर तमाम जानकारी भी हमारे संवाददाता ने साझा की।